हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ देव यादव। और दोस्तों, आज से हम हमारी मैथ्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो मेरी मैथ्स की क्लासेस भारतवर्ष में जितनी भी परीक्षा हैं उन सभी के लिए काफ़ी रहेंगी, क्योंकि मैं पूरा ही मैथ्स अब यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, जिसका कोई वीडियो कोर्स नहीं है और पूरा ही मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मेरा विशेष ध्यान एमपी पुलिस और एमपीएसआई के एग्जाम्स पर रहेगा, क्योंकि यहाँ के छात्रों को थोड़ी सी समस्या होती है मटेरियल को ढूंढने में। वो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, लेकिन कई बार कई छात्र हैं जिनका मैथ्स ठीक है तो वो सीजीएल के टियर 2 के अंदर घुस जाते हैं, जो कि आपके कांस्टेबल एसआई में नहीं आने वाला है। ठीक है, कई छात्र होते हैं जो आरएस अग्रवाल में ही लगे रहते हैं, उससे भी आपके कई मार्क्स छिन सकते हैं। हम सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है, तो मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊं आप बिल्कुल नोट्स बनाइए व्यवस्थित तरीके से। हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, टफ क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी सोल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस की, जिनको हम वीडियोस के दौरान लेक्चर्स के दौरान हल करने वाले हैं। इसके अलावा जल्दी ही मेरी मैथ सुपर 100 नाम से बुक भी आने वाली है, जिसको मैं आप सभी को जल्दी ही भेंट करूंगा। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और मेंसुरेशन टॉपिक में, जैसा कि आपने टाइटल से समझ गए होंगे कि मेंसुरेशन टॉपिक में भी हम ट्राइंगल और ट्राइंगल में भी राइट एंगल ट्राइंगल पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए थोड़ी सी 2 मिनट की बात कर लेता हूं कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन, जिसको हम क्षेत्रमिति के नाम से भी जानते हैं, और मेंसुरेशन में हम करते क्या है। मेंसुरेशन में जो फिगर्स होते हैं, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, उनके हम क्षेत्रफल यानी एरिया या आयतन यानी वॉल्यूम्स, उन पर हम चर्चा करते हैं। ज्योमेट्री थोड़ा सा इससे अलग है, जहां पर हम जो फिगर्स, आकृति जैसे कि त्रिभुज, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, इनके गुणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में भी दो फील्ड होती हैं। एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D क्या होता है? 2D यानी जहां पर 2 डायमेंशन, 2 विमाएं हो। 2 विमा यानी 2 डायमेंशन, यानी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर, कोई भी आकृति जिसमें 2 ही डायमेंशन होते हो, या तो भैया मतलब 2 होते हो, लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि हम एक रेक्टेंगल आयत को उठाएं तो वहां पे हमें लंबाई मिलती है, चौड़ाई मिलती है। ठीक है, ऐसे ही 3D में क्या होता है? 2 डायमेंशंस के अलावा, 2 तो ये होंगे ही होंगे, 2 डायमेंशंस के अलावा एक तीसरा डायमेंशन भी आ जाए। ठीक है, इन 2 डायमेंशंस के अलावा एक तीसरा डायमेंशन भी आ जाए। जैसे लंबाई चौड़ाई के बाद मोटाई यानी ऊंचाई, ऊंचाई या मोटाई, इस तरह का डायग्राम है। जैसे कि हम घनाभ देखते हैं तो घनाभ में क्या, क्यूबॉइड में लंबाई भी होती है, लेंथ भी होती है, चौड़ाई ब्रेथ भी होती है, और हाइट ऊंचाई या मोटाई यानी थिकनेस भी होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर हम आगे चर्चा करें और ये सब बातें आपको पता होंगी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात ना करूं तो बेहतर रहेगा। अभी हम ट्राइंगल शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे और सर्कल को। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम आयतन 3D में पहुंचेंगे। रोजाना क्लास होने वाली है, आप लोग बिल्कुल गंभीर, जो मेरे ऑफलाइन क्लास के जो छात्र मुझे देख रहे हैं वो बिल्कुल पेन पेपर उठाकर तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए, ट्राइंगल में हमें राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ट्राइंगल की कुछ 2-3 जरूरी बातें उनको समझ लीजिए, फिर मैं ट्राइंगल पर आ रहा हूं। देखो, वो राइट एंगल ट्राइंगल पर आ रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्राइंगल यानी क्या होता है? 3 भुजाओं से जो घिरी आकृति है, उसको हम, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल के नाम से आते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं लगेगा कि परेशानी नहीं होगी कि वो हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, ट्राइंगल राइट एंगल पर पहुंचने से पहले, राइट एंगल ट्राइंगल पर पहुंचने से पहले ट्राइंगल की कुछ जरूरी बातें आपको समझ लेना चाहिए। देखो, मैं यहां पर जो बातें, पॉइंट्स लिखने वाला हूं वो सभी ट्राइंगल्स के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि वो आइसोसीलियस समद्विबाहु के लिए या समबाहु इक्विलेटरल के लिए है, या समकोण राइट एंगल के लिए है, या स्केलिन विषमबाहु के लिए। ये सभी तरीका, बस त्रिभुज होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए। ऐसी हर आकृति, हर फिगर के लिए ये 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो ये जो 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई,
इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए नहीं है, ये कोई भी ट्राइंगल हो उसके लिए फॉर्मूला। किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको बेस और हाइट पता पड़ जाती है तो आप इससे उसका जो है एरिया निकाल सकते हो। हमें पता है कि ट्राइंगल जैसे अगर मैं बनाता हूं तो जैसे मैंने यहां पे एक ऊंचाई यहां पे मैं ड्रॉ करूं जिसको हम शीर्ष लंब अल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जिक्र में आ गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऊंचाई शब्द है वो क्या है, जो हाइट शब्द है वो क्या है। ऊंचाई हमेशा एक सीधी रेखा होती है, ऊंचाई हमेशा एक सीधी रेखा होती है। ऊंचाई हमेशा एक सीधी रेखा होगी मतलब क्या है, ये हमेशा आधार से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ऊंचाई शब्द आ जाए ना तो इसको सोचना नहीं है कि ये रेखा 90 डिग्री, अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया ए बी सी डी, मतलब ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, या अभी तो चूंकि कह दिया परपेंडिकुलर, मुझसे गलती से भूल गया। अगर वो ऐसा कह देता है, जैसे मान लो ऐसा कुछ नहीं दिया है, उसने कह दिया क्या अपन से कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए डी यहां पर ऊंचाई है। अब देखो अभी उसने नहीं बोला 90 डिग्री का ऐसा, जब भी वो ऊंचाई कह दे कि अगर ए डी ऊंचाई है तो यहां 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से हम कोई भी ट्राइंगल, बस त्रिभुज शब्द हमें दिख जाए तो हम इससे उसका एरिया निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। क्या सर ऐसा कोई और भी फॉर्मूला है जिससे किसी भी त्रिभुज का एरिया निकल सकता हो? अरे बिल्कुल है भाई। तो वो फॉर्मूला ये है, एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है किसी भी ट्राइंगल का, वो है 1/2 संलग्न भुजाओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 1/2 संलग्न भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। सर संलग्न भुजाएं क्या होंगी और ये साइन थीटा क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मान लो क्या मानना ही पड़ेगा, है ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ये दो भुजाएं आपस में जुड़ी हुई हैं कि एक दूसरे से? अरे है तो सही, ये यहां पर कनेक्टेड है ना। तो चूंकि ये दो भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं तो ये क्या होंगी? संलग्न भुजाएं कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। कौन सी भुजाएं संलग्न नहीं होती हैं? अब देखो जैसे ये वाली जो साइड आपको दिख रही है रेक्टेंगल में और ये वाली साइड जो दिख रही है ये संलग्न नहीं है क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। लेकिन ये तो जुड़ी है ना, दोनों के सिरे एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पर है ना दोनों के जो किनारे हैं, तो ये दो भुजाएं एक दूसरे से जुड़ रही, तो इनको कहेंगे एडजेसेंट साइड्स। सर साइन थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा का मतलब है इन्हीं दो भुजाओं के बीच का जो एंगल है। जैसे मान लो यहां पर 45 डिग्री लिख दिया, ठीक है, तो दो भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और उन्हीं दो भुजाओं के बीच का एंगल, तो ऐसा करके भी आप एरिया निकाल सकते हो। मतलब क्या हुआ? अरे भाई मतलब ये हुआ, जैसा कि आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो चूंकि मैंने बोला है, क्लियर किया है पहले ही कि कोई भी ट्राइंगल हो सभी के लिए फॉर्मूला काम करेगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है। आपके पास क्या है दोस्तों? एक ट्राइंगल है, लेकिन ये ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसीलस ट्राइंगल है कि नहीं? ठीक है। और आइसोसीलस अभी आगे पढ़ने वाले हैं इसको, लेकिन अभी चूंकि क्वेश्चन इस बात को समझने के लिए हम इसको थोड़ा यहां देख लेते हैं। हम सबको पता है समद्विबाहु आइसोसीलस यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो दो साइड्स हैं जो आपस में बराबर है, ये तीसरी साइड अलग है। बराबर है मतलब क्या है? जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि भैया इसका मान है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मान भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। और इनका जो आसन्न कोण है, आसन्न कोण मतलब इन दोनों भुजा, चूंकि ये दोनों संलग्न भुजाएं ना एडजेसेंट साइड्स हैं, तो आसन मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल बन रहा है, चूंकि दोनों साइड्स के बीच में यहीं पर एंगल बनेगा ना, जो कि कितना है दोस्तों? 45 डिग्री। और आपको एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है। सर आपने बताया था ये फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल पर लग सकता है, तो बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो चाह ही रहा है कि आपको ये बात पता हो। तो 1/2 रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स यानी
संलग्न भुजाओं का गुणा करना है। चूंकि ये 10 सेंटीमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए कि 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों का गुणा कर दिया। और फिर साइन थीटा, यानी जो भी एंगल दिया है उसने, उसको साइन में लिखना है आपको। यानी 45 डिग्री है तो हम लिख देंगे साइन 45 डिग्री। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगर हम यहां पर देखें, 2 से ये काटेंगे 5 बार में, 5 का 10 में गुणा करते हैं, 5 का 10 में गुणा करते हैं तो आता है कितना? 50। साइन 45 का मतलब क्या होता है? 1/√2। ठीक है, याद होगा सबको? नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे। 50 × 1/√2। अगर हम देखें इसको थोड़ा और चेंज किया जा सकता है ऑप्शंस के हिसाब से। ऑप्शंस के वैसे तो ये भी आंसर है, लेकिन मैथ्स में जैसा कि आप क्वेश्चन सोल्व करते होगे तो बटे में √2 √3 इस तरह से नहीं लिखते, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते। तो ये क्या है? ये क्या है? 50/√2 है। 50/√2 है, ये 50/√2 है। तो मुझे मैथ्स ये अनुमति देता है ना कि मैं √2 का रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर दूं, यानी √2 का एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार नीचे कर दूं। मुझे बताइए कि इंटू है तो नीचे नीचे गुणा होगा, ऊपर ऊपर होगा, तो √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 2। √2 का √2 में गुणा होगा तो सिर्फ 2 आएगा, रूट हट जाता है। तो सर नीचे है 2, नीचे 2 है तो 2 का 50 में भाग देंगे, कितना आएगा? 25। यानी 25 ये है और √2 ये है। इस तरह से हम इसको आंसर ला सकते हैं। सही है, उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी, और नहीं पता तो आप कृपया कर इनको नोट कर लीजिए। सर क्या तीसरा कोई फॉर्मूला है जिससे सभी ट्राइंगल के जो एरियाज हैं, एरिया है, वो निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, तीसरा फॉर्मूला भी है, और ये तो आपको पता है, लेकिन आप लोग इसको विषम बाहु यानी स्केलिन ट्राइंगल के लिए ही अकेला याद रखते हैं, लेकिन वो गलत है। यही बारीकियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे विषम बाहु में पढ़ लिया तो इसको हमेशा विषम बाहु में यूज करेंगे। पढ़ा है क्या ऐसा कभी? तो ये विषम बाहु के लिए नहीं है, ये स्केलिन ट्राइंगल के लिए नहीं, ये हर ट्राइंगल का एरिया इससे निकाला जा सकता है। अभी हम आगे इसको यूज में लेंगे, स्केलिन ट्राइंगल में ही यूज करेंगे, लेकिन इससे एरिया सभी ट्राइंगल का निकाला जा सकता है। ABC क्या है? तीनों त्रिभुज की मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, ABC क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। और S क्या है यहां पर दोस्तों? S है यहां पर अर्ध परिमाप यानी हाफ पेरीमीटर। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। परिमाप हमें पता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दें, जैसे कि S की वैल्यू अगर हमें पता करना हो, S की वैल्यू हमें पता करना, भैया एक ये ट्राइंगल है 10 20 30, ये तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 30 20 50 और 10 60, तो ये इस त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो S का मान क्या आएगा? परिमाप यानी 60 आया, उसका हाफ कर देंगे यानी 30, क्या हो जाएगा? S की वैल्यू। ABC क्या है? ये वैल्यू। ये सब भी आपने किया होगा, पर नहीं किया, इसका हम आगे अच्छे से यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कई बार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सही है, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं कि हमें इतना ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो इसका भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको आगे कि इससे अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो हम कैसे थोड़ा सा जल्दी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इन 3 बातों को आप नोट कर लीजिए, और अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब बातें अच्छे से आ जाएगी। तो ये सभी ट्राइंगल के लिए ये बात हो गई है। ठीक है, पर हमें करना है अभी राइट एंगल ट्राइंगल को समझना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पर बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। भाई एक ऐसा कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों जो एंगल हैं उनमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो। चूंकि 3 एंगल होंगे, 3 एंगल दिख रहे हैं ना आपको, तो 3 में से एक क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री का होगा। ऐसे किसी भी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं। डायग्राम थोड़े से प्रॉपर नहीं बन पाए क्योंकि जो बोर्ड है वो थोड़ा सा मतलब बीच बीच में उभार आ रहा है, बारिश वारिश के कारण कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अभी उसको सुधरवा भी नहीं सकते हैं लॉकडाउन के कारण। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें 3 जो है हमें दिख रहे हैं, इसमें इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर यानी लंब। सही है, इसको कहते हैं हम बेस यानी आधार, और इसको कहते हैं हम कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, ओके। अगर एक समकोण त्रिभुज में मुझे एरिया निकालना हो, एक समकोण त्रिभुज में दोस्तों मुझे एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? बिल्कुल सर, अभी तो बताया था, अगर आपको लंबाई और मतलब ऊंचाई, हाइट और आधार पता हो, बेस पता हो तो एरिया आ सकता है। तो बिल्कुल यही इसका फॉर्मूला है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है? बी बेस, और जो लंब है, परपेंडिकुलर है, यही तो क्या है? इसकी ऊंचाई। या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको एल के रूप में भी समझ सकते हो, या मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, फॉर्मूले को हम नहीं बदल रहे हैं। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई क्या मतलब? जो लंब है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो यही ऊंचाई होगी। ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात करें, अरे सर क्या बोर कर रहे, अरे भाई बुरा मत मानो, लिखा देता हूं। पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन सी? आपका लंब, परपेंडिकुलर, आधार और कर्ण, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ये इसका परिमाप हो जाए, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दो। चलिए, ये तो बड़ी ही बेहूदी बात हो गई। कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होना चाहिए, उन पर अगर हम चर्चा करें। राइट एंगल ट्राइंगल में ही एक, इसी के अंतर्गत एक ट्राइंगल होता है जिसको कहते हैं हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा ट्राइंगल जो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो उसको कैसे बनाते हैं? सर उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे? कि आप पहले आप एक समकोण त्रिभुज को बना दीजिए। बना दिया, जाहिर सी बात है ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। सर आप कह रहे हो कि आप एक समकोण समद्विबाहु बना रहे हो। समकोण तो आपने बना दिया, क्या भी है? समद्विबाहु भी है। अरे बना देते ना, ये दो भुजाएं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कर्ण को छोड़कर, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, बाकी जो दो साइड्स हैं ये आपस में बराबर होती हैं। सही है, ठीक है। तो ये क्या है? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, इसमें हमें ये ध्यान रख, देखो चाहे वो आसान हो चाहे कठिन हो, मैं सारी बातें बताऊंगा जो भी जरूरी है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करती है। हमने एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। समद्विबाहु हो गया क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज की, और समकोण इसलिए, राइट एंगल इसलिए क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्योंकि यहां पर ये 10 सेंटीमीटर है और यहां पर ये 10 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या कर्ण आप देखकर ही बता सकते हो? जो हाइपोटेन्यूज है वो बता सकते हो देखकर? बिल्कुल। ये ध्यान रखना है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, या फिर कोई भी ऐसा डायग्राम जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और ये जो दो भुजाएं ये बराबर हो, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो इनके मान क्या है? 10-10 है ना, तो बस आपको 10 में √2 जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये भुजा कितनी है? a, ये भुजा कितनी है? a, तो ये कितनी हो जाएगी? a√2। यहां पे जो मान लिखे हैं उनमें केवल √2 को गुणा कर कर आप कर्ण निकाल सकते हो। इसको कहते हैं हम 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे, तो यही सब मान आने वाला है। इसी कारण जब आप एक स्क्वायर देखते हैं, एक वर्ग को देखते हैं, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, जब आप एक स्क्वायर, एक वर्ग को देखते हैं, मान लो ये एक स्क्वायर है, तो हमें पता है ना वर्ग के जो सभी स्क्वायर के जो सभी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और उसकी सभी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। देखो ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। अगर मुझे इसका डायगोनल यानी इसका विकर्ण निकालना हो तो मैं ऐसे ही खींचूंगा ना, खींचूंगा कि नहीं? तो अगर मान लो कि मुझे इसकी भुजा जो है पता है a, मतलब इसकी एक भुजा a है। अगर एक भुजा a है तो जाहिर सी बात है चारों ही भुजा a होंगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी होगी। लेकिन क्या हम इसका विकर्ण बता सकते हैं? बता सकते हैं सर, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर 90 डिग्री का एंगल है और दो भुजाएं 90 डिग्री को बनाने वाली जो दो भुजाएं, जिन दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री बन रहा है वो दोनों भुजाएं बराबर है। सर ये दोनों भुजाएं बराबर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कर्ण तो विकर्ण जो है डायगोनल है वो तो आसानी से आ जाएगा। एक भुजा को उठाइए और उसमें √2 चिपका दीजिए। सही है, तो इसी कारण जो वर्ग होता है उसका
डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू √2, साइड इंटू √2। चलिए सर ये बात भी हमें पता है। अरे भाई धीरे धीरे आगे लेकर जाऊंगा ना। अभी मैंने एक शब्द को जिक्र किया है, लिखा है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, जबकि मैं इसकी कोई ऐसी जरूरत है नहीं कि आप ऐसा कुछ याद रखो 45 45 90, लेकिन एक शब्द है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो शब्द है इसी से ही मिलता जुलता, जिसको कहते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री थ्योरम। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, देखते जाइएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम में आएगा, बीच में भी कई जगह काम में आ सकता है। ये क्या है, ये हमें ये बताता है अगर किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के 3 कोण ये हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, उनमें क्या रेशो होगा इससे पता पड़ जाएगा। कैसे, 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसमें मतलब इन तीनों में जो रेशो होगा, इनके सामने वाली जो भुजाएं उनमें जो रेशो होगा, अभी मैं और अच्छे से स्पष्ट समझाऊं, पहले लिख देता हूं। इनमें जो अनुपात होगा वो होगा 1 √3 और 2। मतलब क्या है, मतलब सुन लीजिए। जैसे कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, यहां बन रहा है 30 डिग्री का एंगल और यहां बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं। मान लो आपको 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने भुजा यही होगी ना, इसका मान आपको पता है 10 मीटर। इसका मान आपको पता है 10 मीटर। तो देखो 30, 60 और 90 3 एंगल है। 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका मान उधर रेशो में कितना लिखा है 1, और 90 के सामने के लिए कितना लिखा है 2। मतलब क्या है, 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा उससे 30 डिग्री वाली से डबल होती है। यानी कि 30 डिग्री के सामने क्या है 10 मीटर, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी दोस्तों ये कितनी होगी 20 मीटर। 60 डिग्री का क्या है, 60 डिग्री का यह है कि 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है अगर हम उसमें √3 से गुणा करते हैं, मुझे बताओ एक में अगर √3 से गुणा करूंगा तो √3 ही आएगा ना। 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है अगर हम उसमें √3 से गुणा कर दें, √3 से गुणा कर दें तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आ जाती है। मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है 10 मीटर, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी 10 में हमें √3 से गुणा करना है। अब देखो इससे हमें क्या हो गया, एक भुजा पता होने पर ही बाकी के, और एंगल्स पता होने पर हमें बाकी की तीनों जो साइड्स हैं वो भी पता पड़ गई है। सही है क्या। चलिए तो जो क्वेश्चन भी देख लेते हैं किसी से संबंधित, उम्मीद करता हूं आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। किसी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा। एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, डबल है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हमने बना दिया, यहां 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जो दूसरे कोण बचे, जाहिर सी बात है 90 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। अगर समकोण त्रिभुज का एक 90 डिग्री यहां हो गया तो इनके पास तो वैसे ही 90 से कम बचेगा, यानी दोनों कोण न्यून कोण ही होते हैं। समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री के अलावा जो एंगल बचेंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण एक्यूट एंगल होंगे। वो कह रहा है कि 90 डिग्री को अगर हटा दें आप तो जो दो न्यून कोण बच रहे हैं, क्योंकि ये तो न्यून कोण नहीं है ना, ये तो 90 डिग्री है, जो दो न्यून कोण बच रहे हैं इनमें से एक दूसरे का डबल है। मुझे बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री ये हो चुका है, यानी इन दोनों का मिलाकर 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि तीनों का टोटल हमें 180 करना है। 90 तो ये हो गया, तो अब इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो ऐसा करके 180 होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों का जो टोटल है वो 180 है,
लेकिन कहानी यह है कि वो कह रहा है कि एक कोण दूसरे से डबल है, यानी हम लॉजिक लगाएंगे तो सर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 यहां भी लिख सकते थे, 60 वहां भी लिख सकते थे। क्या ये बात सही हो गई? हो गई सर। 30 डिग्री है, एक कोण दूसरे का डबल है, जो दो न्यून कोण बच रहे हैं 90 डिग्री के अलावा, वो जो कोण है उनमें से एक दूसरे का डबल है, तो 60 यहां आ जाएगा, 30 यहां आ जाएगा, 60 30 का डबल हो गया कि नहीं? ठीक है, तो यानी हमारी 30, 90 और 60 डिग्री की थ्योरम लगने वाली, और ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि जो उसका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो कितना है दोस्तों? वो कितना है दोस्तों? 10 क्या है? 10 मीटर है ना। कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो आ ही गई है, तो बाकी भी निकाल सकते हैं। अभी सीखा सर हमने कि 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है वो 30 डिग्री से डबल होती है, तो 30 डिग्री के सामने कितनी होगी? 5, सही है ना। 30 डिग्री के सामने वाली साइड 5 है, 90 डिग्री के सामने वाली डबल यानी 10 है। और सर जो 60 डिग्री की साइड, 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको निकालने के लिए हम 30 डिग्री के सामने वाली साइड में √3 से गुणा कर देते हैं, यानी 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना आएगी? 5√3। मुझे बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई हैं, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है हमें? इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? 1/2, आधार बेस कितना है? 5, ऊंचाई 5√3। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ इनका अगर मैं गुणा कर दूं, 5 का 5 में गुणा होगा कितना होगा? 25√3 और बटे में 2, सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही कर रहे हैं और आप थोड़ा सा उसको अच्छे से समझिएगा। यहां से चीजों को कंप्लीट करोगे तो आगे जो हम और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब सोच रहे होगे कि सर ये कॉन्स्टेबल में कहां है, ये कहां है। मैं बताऊंगा, मैं लिंक करूंगा अपनी हर एक बात को। ठीक है, हर एक बात को जोड़ूंगा मैं। कॉन्स्टेबल एसआई में किस तरह से इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। बात ये होती है कि आप डिटेल में इतना ज्यादा घुस चुके होते हो कि इन बातों को कभी ध्यान नहीं दिया होता है, तो इसलिए। और कौन सा तुम्हारी जायदाद छीन ली है, याद कर लोगे तो कुछ चला जाएगा, मदद ही मिलेगी ना। कहीं भी हाइट एंड डिस्टेंस में मिल जाएगी, ज्योमेट्री में मिल जाएगी, मेंसुरेशन मिल जाएगी, और अभी मैं लिंक करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल कान खोलकर जो चीज समझा रहा हूं उसको सीखना है। हर एक बात आपके काम की है, इसको मैं आगे लिंक करने वाला हूं। चलिए, इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे तो जो मैं अभी टर्म्स बोलने वाला हूं वो ज्योमेट्री में, मतलब अभी तो हम सिर्फ 10% भी नहीं पढ़ने वाले, ज्योमेट्री में हम बहुत ज्यादा इसको पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि मेंसुरेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं, किताबों में क्वेश्चन होते हैं, वो है इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस। इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस, ये क्या लिखा है सर? अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, तो पहले मैं अंतः त्रिज्या पर बात कर रहा हूं, लेकिन हर किसी की अंतः त्रिज्या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या पर मैं बात कर रहा हूं। चलिए, तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर हम अंतः त्रिज्या इन रेडियस के बारे में बात करें, तो ये क्या होते हैं भाई? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं डायग्राम से सब समझाऊंगा। पहले 2-3 लाइन कुछ लिखा रहा हूं जिसने आपको लिखना है। अंतः त्रिज्या, अब देखो जैसे ही मैं लिखाऊंगा ना, अगर पुराने पेपर लगाए हैं तो समझ में आ जाएगा। ये परिभाषा ही सीधी पूछी गई है एग्जाम्स में। अंतः त्रिज्या क्या होती है? अंतः त्रिज्या होती है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र यानी इन सेंटर, इंग्लिश मीडियम वाले इन सेंटर लिखेंगे। अंतः केंद्र से भुजाओं तक की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखा है? आएगा भाई आएगा, रुको, तब समझ में आएगा जब पहले तो अंतः त्रिज्या पता हो। अब सर अंतः त्रिज्या का आपने लिख दिया अंतः केंद्र से भुजाओं तक की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये अंतः केंद्र क्या होता है? चलिए, तो अगला जो शब्द है वो है इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र।
अंतः केंद्र क्या होता है? कोणार्धको, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर, कोणार्धको का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु यानी मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। सर अब ये क्या नहीं बोला है, बताते हैं। एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं हम इनसर्कल यानी अंतःवृत्त। सर अब ये क्या है? अंतःवृत्त यानी अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस, अंतः त्रिज्या से खींचा गया वृत्त। सर अब तीनों चीजें फटाफट हमें बता दीजिए अच्छे से। देखो, कोई एक मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल है जो समोसे जैसा लग रहा है। अभी मैंने एक ट्रायंगल लिया, हमने लिखा कि अंतः त्रिज्या क्या होती है? अंतः केंद्र से भुजाओं तक की लंबवत दूरी। लेकिन अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र होता है कोणार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पुराने पेपर लगाए होंगे, वो एग्री करेंगे। कोणार्धकों का प्रतिच्छेद, कोणार्धक एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ये एक कोण बना दिया मैंने, ये कोण बना दिया मैंने, ये कोण बना दिया मैंने, ठीक है। कोणार्धक यानी एक ऐसी रेखा जो एंगल्स को आधा करती है। मान लो सामने वाला जो है 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री इधर बढ़ गया, 30 डिग्री उधर बढ़ गया। ऐसे ही मान लो ये अपना 30 डिग्री का है मान लो, तो 45 में ये 45 डिग्री में ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसी रेखा जो कोणों को आधा कर दे उसको कहेंगे हम कोणार्धक, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस एंगल का कोणार्धक ये हो गया, इस एंगल का कोणार्धक ये हो गया। एक कोणार्धक और खींच लेते हैं, तो सर इस एंगल का जो कोणार्धक है इसको और बना दीजिए, तो इस एंगल का जो कोणार्धक है वो ये हो गया। अब तीनों कोणार्धकों को एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर जिस पॉइंट पर तीनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम जानते हैं दोस्तों किस नाम से? अंतः केंद्र के नाम से, ठीक है। चलिए अब सर अंतः केंद्र समझ में आ गया, लेकिन अभी अंतः त्रिज्या समझ में नहीं आई कि अंतः त्रिज्या क्या। अब क्या करते हैं हम, ये जो आपका अंतः केंद्र बना हुआ है, अब इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। ये जो अंतः केंद्र बना है ना, इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। मान लो कि ये वो पॉइंट है जहां पे कोणार्धकों का एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट था, प्रतिच्छेद बिंदु था, यहां पर वो मिले थे। अब इस पॉइंट से तीनों साइड्स पर, हालांकि ज्योमेट्री में मुझे ज्यादा इस पर चर्चा करूंगा मैं, पर डेफिनेशन समझ लीजिए क्योंकि मैं कुछ लिखाने वाला हूं, इसलिए इस पॉइंट से तीनों साइड्स जैसे इस पॉइंट से इस भुजा तक जाओगे, इस पॉइंट से इस भुजा तक जाओगे, इस पॉइंट से इस भुजा तक जाओगे, लेकिन चाय जैसे नहीं भाग जाओगे, बिल्कुल सीधा जाना है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसा जाना है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल आप बनाओ। तो ये जो आपको ये जो 3 लाइंस दिख रही ना, इनको कहते हैं हम दोस्तों क्या? अंतः त्रिज्या। ये क्या होती है? अंतः त्रिज्या। अब सवाल यह है कि अंतःवृत्त क्या होता है? अरे भाई त्रिज्या मिल गई है, तो इस त्रिज्या से जो आप सर्कल बनाएंगे, इस रेडियस से जो सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस रेडियस से जो सर्कल बनाएंगे उस सर्कल को हम कहते हैं अंतःवृत्त। सर ये इतना क्यों समझाया? अरे बता दिया भाई, अभी मैं कुछ एक फॉर्मूला तो मैं याद कराने वाला हूं, और मैं कहूं कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो ये होती है। आपके सवाल में यह है कि अंतःवृत्त या अंतः त्रिज्या होती क्या है। तो अब ये बातें कुछ गलत नहीं हुआ है, इनको आप याद रख सकते। ज्योमेट्री में बड़े ही डिटेल से हम मिलने वाले हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज में, इसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए जो अंतः त्रिज्या यानी इन रेडियस जो अंतः त्रिज्या होती है वो क्या होती है? उसका फॉर्मूला है P + V - H/2।
अरे सर पी क्या है? परपेंडिकुलर लंब। अरे समकोण त्रिभुज में लंब होता है ना। बी क्या है? बेस यानी आधार। एच क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। यानी लंब और आधार को जोड़कर उसमें से कर्ण को घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? उसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपको अंतर त्रिज्या मिल जाएगी। क्या आप इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे? बोलिए। चलिए अभी मैं आगे आपको ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि एक त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 5, 12, 13 हैं, क्रमशः 5, 12, तीनों भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपको जो इन रेडियस है वो आपको बताना है, अंतर त्रिज्या जो है वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो ये ट्रिपलेट में आपको आगे समझ में आएगा। ट्रिपलेट क्या है? अगर नहीं बेसिस सुन रखा होगा, सभी ने नहीं सुन रखा तो मैं आगे आपको बता दूंगा। कभी भी किसी भी ट्राइंगल की अगर साइड 5, 12, 13 होंगी तो वो समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा मैं अभी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। पर 5, 12, 13 हुई तो वो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा। वो समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, यानी इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो कितनी है? 13 है, यानी ये क्या है? कर्ण है। अगर मुझे इन भुजाओं के मान पता है, चूंकि मुझे पता है, अभी सर ने बताया कि थोड़े समय तक के लिए याद रखना है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 अगर भुजाओं दी हैं तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होने वाला है और इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण 13 है। मुझे अगर सिर्फ भुजाएं दी है, मुझे त्रिभुज का नाम नहीं दिया, समकोण है ऐसा वैसा, लेकिन हमने निकाल लिया क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अंतर त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे सर? जाहिर सी बात है ये कर्ण है तो ये लंब और आधार होंगे। अंतर त्रिज्या निकालने के लिए हम लंब और आधार यानी 5 और 12 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा? 17, और उसमें से कर्ण को घटाते हैं, कितना आएगा? 13, और फिर भाग दे देंगे 2 से। 17 में से 13 जाता है, कितना बचता है? 4, 4 में 2 से भाग दो, कितना आएगा? 2। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने अभी मिलेंगे, इनको मैं कराऊंगा तो वहां यह बात आपको काम में आने वाली है, ठीक है। चलिए ये कहां से आया है, सवाल ये है। तो दोस्तों इसको हम निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको इसको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी, क्योंकि इसी में आप उब गए होंगे तो फिर यहां पर परेशानी आएगी, ठीक है। निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। पर एंड टू एंड याद तो रखना ही है। होता क्यों है ये पता होने पर भी आप उसको याद ना रखें, ये विकल्प नहीं है, इसलिए याद तो उसको रखिए, ठीक है। अब सर एक शब्द और छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है भाई? मैंने कौन सा शब्द छोड़ दिया अभी? एक शब्द छूट रहा है, परित्रिज्या। अच्छा, परित्रिज्या छूट रहा है। परित्रिज्या जिसको हम कहते हैं, किस नाम से भी जानते हैं? सर्क्यूम रेडियस के नाम से, सर्क्यूम रेडियस के नाम से। चलिए ये परित्रिज्या क्या होती है? अरे भाई परित्रिज्या होती है परिकेंद्र यानी सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र से शीर्षों यानी वर्टिसेस, शीर्षों या शीर्ष लिख देता हूं वर्टेक्स, परिकेंद्र से शीर्ष यानी वर्टेक्स, शीर्ष तक की दूरी यानी डिस्टेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत ही दिक्कत है। परिकेंद्र क्या होता है? अरे यार तुम बड़ा परेशान कर रहे हो। परिकेंद्र क्या होता है? जिसको हम जानते हैं सर्क्यूम सेंटर के नाम से। अब परिकेंद्र क्या है? भुजाओं के यानी साइड्स के, भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों। भैया इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, मैंने बोल रहा हूं मैं सभी टर्म्स को। लंब समद्वि भाजकों यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। जो गंभीर छात्र हैं वो समझ गए होंगे कि ये परिभाषाएं पूछी गई हैं परीक्षा में। प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है सर। हद होती है। अब ये लंब समद्वि भाजक क्या है? चलिए इन बातों को समझ लेते हैं, फिर हम, अब परित्रिज्या हो गई, परिकेंद्र हो गया। अब एक शब्द और होगा परिवृत्त, इसको लिख ही देता हूं फिर मैं इस पर बात करता हूं। परिवृत्त यानी सर्क्यूम सर्कल,
सर्कम सर्कल। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत आसान सर, हम समझ गए पिछले उससे कि परित्रिज्या से जो वृत्त खींचा जाएगा, परित्रिज्या से यानी सर्क्यूम रेडियस से खींचा गया सर्कल वृत्त। ठीक है, आप सर जल्दी समझा दीजिए। तो भाई ऐसा है कि ये हमने फिर से एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, हम परित्रिज्या को समझने के लिए पहले परिकेंद्र को समझते हैं। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब लंब समद्विभाजक क्या है? आपको क्या करना है? भुजाओं पर एक ऐसी रेखा खींचना है जो इनको बराबर दो हिस्से में तोड़े, लेकिन काटते समय, तोड़ते समय आप वो रेखा इस भुजा से 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे कि मान लो मैंने ये इसके मान लो कि ये सेंटर है और मैंने एक रेखा खींच दी। अब ये यहां पर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगी। साथ ही साथ में ये दोनों जो हिस्से दिख रहे हैं ये बराबर है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों हिस्से क्या हैं? बराबर हैं। तो आपको एक ऐसी रेखा खींचना है बीचों बीच से जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। इसको कहते हैं हम लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पे हमने एक खींच दिया भैया इस भुजा का, तो लंब समद्विभाजक ये हो गया, इस भुजा का ये हो गया, इस भुजा का हो गया कि नहीं हो गया बताओ? चलिए, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये हो गया। ऐसे ही इस वाली भुजा का लंब समद्विभाजक खींच देते हैं, ये खींच दिया। ऐसे ही इस वाली भुजा का लंब समद्विभाजक खींच देते हैं, ये खींच दिया। खींच दिया क्या? ये सभी क्या करेंगे? ऐसा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। भले ये छोटा बड़ा हो गया है, पर बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें एक ऐसी लाइन दोबारा बनाऊं क्या? ठीक है, इसलिए समझ जाइएगा, एक ऐसी लाइन खींचना है, एक ऐसी लाइन खींचना है जो भुजाओं के बीचों बीच से होकर गुजरे और 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब तीन भुजाएं हैं तो तीन लंब समद्विभाजक खींचे जा सकते हैं। वो तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं हम परिकेंद्र। क्या परिकेंद्र यानी सर्क्यूम सेंटर क्लियर होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम सर्क्यूम सेंटर के नाम से जानते हैं। चलिए, अब क्या करना है सर? अभी आपने एक ट्राइंगल बनाया था, और उसमें कुछ ऐसी जगह पर हमारे पास सर्क्यूम सेंटर आ गया था। मान लो ये सर्क्यूम सेंटर है। तो सर परित्रिज्या क्या होती है? परिकेंद्र यानी सर्क्यूम सेंटर, ये परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी। अब शीर्ष क्या होते हैं? ये होते हैं ना शीर्ष, तो ये होते हैं कि नहीं होते? शीर्ष होते हैं सर। तो बस परिकेंद्र से जो शीर्षों तक की ये दूरी है, ये जो आपको 3 बार में जो रेड लाइंस बना रहा हूं, 3 रेड लाइंस बना रहा हूं, ये तीनों रेड लाइंस ही क्या है दोस्तों? परित्रिज्या है। परित्रिज्या समझ में आ गई? केंद्र से सर्क्यूम सेंटर, परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, तो सब जगह ये काम में आने वाला है, इसलिए इसको मैं वापस जो है परिभाषित समझाऊंगा नहीं, मैं सीधा फिर वहां पर क्वेश्चंस को लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जगह काम में आएगा आपके समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे ज्यादा आएगा। चलिए, अब परिवृत्त क्या है? कुछ नहीं, परित्रिज्या दिख गई है ना, बस इस त्रिज्या को त्रिज्या मानकर आप एक सर्कल को खींच दीजिए, तो ये हो गया परिवृत्त। परिवृत्त यानी त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा, और अंतर्वृत्त यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा। तो इस तरह से हमने एक परिवृत्त को बना दिया। सर क्यों खाए जा रहे हो? क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब है क्या इसका? अरे है भाई मतलब। सर आप तो समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे थे, यहां पर कहां से आ गए? अरे भाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जरूरी बात यह है कि मैंने मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। एक जो समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि अभी परिकेंद्र निकालते हैं। परिकेंद्र क्या था? एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं मैं, जल्दी बनाता हूं। परिकेंद्र क्या था? अभी तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे इस भुजा का 90 डिग्री का एंगल बने और ऐसी भुजा मुझे काटना है, तो ये मैंने काट दी। ठीक है, इस भुजा का 90 डिग्री का एंगल बने और ऐसी मुझे रेखा खींचना है, तो मैंने ये खींच दी। ठीक है, ये इस भुजा का हो गया, ये इस भुजा का हो गया। अभी एक साइड बच रही है ये वाली,
तो इस साइड का भी लमसम द्विभाजक नहीं खींचा, खींच देते हैं, ये खींच दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल, जब आप एक, अब ध्यान से सुन लो यहां से थोड़ा सा जो जरूरी बात है पूरी समझाने की, जब आप एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के जो लमसमद्विभाजक हैं उनको खींचते हैं, तो तीनों खिंच जाने के बाद, तीनों लमसमद्विभाजक खिंच जाने के बाद वो पता है कहां पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, उसके मध्य बिंदु पर। मतलब क्या है, मतलब नोट करो, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में जो परिकेंद्र होता है, सर्क्यूम सेंटर होता है, वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। फिर से कहानी, मान लो वही 5, 12, 13 आपको भुजाएं दी जाती हैं, किसी त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, ये एक ट्रिपलेट है जिसको आगे समझेंगे। 5, 12, 13 होने पर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या है, ये परिकेंद्र है, ये क्या है, ये परिकेंद्र है, यानी सर्क्यूम सेंटर है। और परिकेंद्र से शीर्ष तक, वर्टेक्स तक अगर आप जाते हो तो क्या मिलती है, परित्रिज्या। सही है, दिमाग तो नहीं घूम रहा। परिकेंद्र से शीर्ष तक जाओगे तो मिलती है परित्रिज्या, यानी ये परिकेंद्र है। शीर्ष कहां है, एक ये रहा भाई साहब, एक ये रहा भाई साहब, एक ये रहा भाई साहब। अब शीर्ष तक जाते हैं, देखो पहला परिकेंद्र से हम ये शीर्ष तक गए तो ये रेखा होगी ना वो, अरे भाई इससे यहां जाओगे तो ये आएगी, और इस परिकेंद्र से दूसरा शीर्ष यानी ये है, इस पर जाओगे तो ये होगी रेखा, और इस परिकेंद्र से ये भी तो एक शीर्ष है ना तीसरा, इस पर जाओगे तो जो रेखा खींचेगी वो ये होगी। सबको एक जैसा बना देता हूं वरना ये बुरा मान जाएगा। सही है, तो परिकेंद्र से तीनों शीर्षों तक की ये जो रेखा खींची है, इन्हीं को ही हम परित्रिज्या कहते हैं ना। यानी ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको ये क्या है, परित्रिज्या यानी सर्क्यूम रेडियस। सही है, ठीक है। बताने वाली बात क्या है, बताने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 2-3 तरह से। त्रिभुज की भुजाएं देगा 5, 12, 13 एक ट्राइंगल की 3 साइड से। 5, 12, 13 को देखते ही समझ गए समकोण त्रिभुज है। अब आपसे पूछेगा बताओ परित्रिज्या क्या है, आपसे पूछेगा बताओ परित्रिज्या क्या है, सर्क्यूम रेडियस क्या है। सर बहुत आसान है, क्योंकि परित्रिज्या परिकेंद्र कहां होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। अगर मध्य बिंदु है ये, अगर मध्य बिंदु है ये, मान लो चूंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, ये कर्ण है, तो ये परित्रिज्या इस कर्ण की आधी ही तो होगी। परित्रिज्या कर्ण की आधी तो होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु से इधर त्रिज्या और त्रिज्या तो बराबर होती है। ये त्रिज्या अलग अलग थोड़ी होंगी, त्रिज्या तो एक ही लंबाई की होगी ना। क्यों, क्योंकि इनसे आपको एक वृत्त खींचना है। तो अगर आपको एक सर्कल खींचना है तो कभी भी रेडियस एक सर्कल के अंदर अलग अलग थोड़ी होंगी, जिससे आपको रेडियस तो एक ही रहेगी। तो त्रिज्या ये चूंकि इसका मध्य बिंदु है, तो इसके इस तरफ और ये तीनों ही आपस में क्या है, तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या है। यानी क्या ध्यान रखेंगे, 5, 12, 13 इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। 13 का आधा क्या होता है, 6.5, यानी जो सर्क्यूम रेडियस है, परित्रिज्या है, वो 6.5 है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 5, 12, 13 किसी त्रिभुज की भुजा है, तो आप बताइए कि इसकी परित्रिज्या क्या है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा यानी 13 का आधा क्या होगी, परित्रिज्या होगी। ठीक है, अब एक बात और बहुत जरूरी आ जाती है, इसको थोड़ा सा निहार लीजिए, मुझे नहीं, डायग्राम को। कभी भी अब चूंकि ये आर टेढ़ा घूम फिर भी सकता है ना, अब जरूरी थोड़ी ऐसा ही खड़ा ही रहे हमेशा, इसको हम ऐसा घुमा देते हैं, ऐसा घुमा दूं मैं, चलिए मैं ना इसको ऐसा सीधा कर देता हूं, मुकुट बना देता हूं। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसको ऐसा खड़ा कर देता हूं, खड़ा कर सकता हूं ना, ऐसे ले जाऊंगा तो ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहां बन जाएगा। सही है,
ठीक है, ओके। अब सर बताना क्या चाहते हो वो बताओ। थोड़ा सा सांस लेते हैं गहरी और समझते हैं कि कभी भी इससे नहीं, पहले इससे समझिए। कभी भी ऐसा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर एक रेखा जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर रेखा जाती है। कुछ जरूरी होगा तभी बता रहा हूं। इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर रेखा जाती है। अगर ये भुजा यानी यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये यानी इन दो पॉइंट्स के बीच की, और ये यानी इन दो पॉइंट्स के बीच की, ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये तीनों आपस में बराबर हैं, 1 2 3। तो समझ जाइएगा कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा समकोण त्रिभुज में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये परिकेंद्र होता है, ये परित्रिज्या है, ये परित्रिज्या है और ये परित्रिज्या है। समझ में आ रही बात? हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक डायग्राम बन रहा है जिसमें से एक लाइन इधर दे दी, एक लाइन इधर दे दी, एक लाइन इधर दे दी, तीनों बराबर हैं आपस में। तो बेझिझक होकर समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि आसान क्वेश्चन में पूछता है एंगल बी, एंगल ए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ऐसा ही कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, सुन लीजिए। कांस्टेबल में जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का डायग्राम दिया, ठीक है, ऐसा दिया है। एक सीधी रेखा उन्होंने खींची है, देखो ये सीधी रेखा खींच दी, ठीक है। अब बता दिया कि ये जो रेखा है, ये जो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो लंबाई है, और ये जो लंबाई है, और ये जो लंबाई, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ये तीनों आपस में बराबर है। और ऐसा नाम लिख दिया ABC। बताइए कि एंगल ए जो है कितने डिग्री का है? अरे सर 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का जो शीर्ष है ना, उसी से ही कोई ऐसी रेखा जाती है सामने, जो सामने जाएगी, बराबर दो भाग करेगी, लेकिन जो बराबर दो भाग होंगे वो उतने ही होंगे जो यहां से एक रेखा आई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं? तीनों ही परित्रिज्या हैं। यानी इस डायग्राम को हमने ऐसा खड़ा कर दिया है, तो ऐसा नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। तो एक दिमाग में फिट कर लीजिए कि 90 डिग्री इधर से एक रेखा जा रही है, और ये दोनों हर बार ऐसा नहीं होगा, पता पड़ा कि जो है एक डायग्राम बना दी, एक सीधी रेखा गई है, बस इतना देख लिया, ये उसने दिया ही नहीं है कि ये बराबर है, नहीं है। वो बिल्कुल बकायदा लिख कर देगा ऐसा, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि एक बात नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 4 चीजें, 1 2 3 4 में से एक गायब कर, 3 देगा, एक गायब करेगा, वो पूछेगा। तो वो तो पूरा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं इसका यूज करूंगा क्वेश्चंस में, तब मैं बात करूं, क्योंकि अभी तो मेरी बात चलने वाली है। सही है? अरे भाई अभी तो बोलना शुरू किया है भाई। चलिए, अब कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और अभी तक याद नहीं रखे तो भाई डेली क्लास लेना पड़ेगी। सही है? क्योंकि ट्रिपलेट्स याद करना बहुत जरूरी है। कहां कहां काम में आएंगे भाई, ये पूछो, कहां कहां काम में नहीं आएंगे? पूरे मेंसुरेशन में काम में आएंगे, 2D में भी आएंगे, 3D में भी आएंगे। 3D में कोण में भाई साहब बहुत मदद मिलेगी इनसे, ठीक है, शंकु में। चलिए, वो तो हर जगह काम में आने वाले। ट्रिपलेट्स क्या है सर? ये ट्रिपलेट 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 बहुत देर से सुन रहा है, मैं बता देता हूं, पहले लिख लेता हूं। लिख लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए, ऐसे 3 4 5। आधी रात को भी फोन करके तो मैं उठाऊं ना, तो पहला ट्रिपलेट 3 4 5, दूसरा 5 12 13, तीसरा 7 24 25, चौथा 8 15 17। ये क्या है मैं बताऊंगा अभी, अगर नहीं पता तो, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? 9 40 41, ये याद होना चाहिए। अगला क्या है? 11 60 61। अगला क्या है? 12 35 37, ठीक है। और इसके बाद में
आपको एक याद रखना है, वो एक और याद रखना है, वो है 20, 21, 29। ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 8 हैं गिनती के, एक आध जरूरत पड़ेगी, ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा। बाकी ये है सबसे महत्वपूर्ण। अब ये है क्या, ये बता दीजिए सर। दोस्तों इनका अगर पहली बारी देख रहे हो तो थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, लेकिन मैं इनका इतना ज्यादा यूज हम करेंगे कि ये आपको बिल्कुल एकदम मलाई लगने लगेगा। ठीक है, कहानी यह है कि ट्रिपलेट का मतलब क्या है, बहुत सरल शब्दों में बता देता हूं। ये ट्रिपलेट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए। अब समकोण त्रिभुज के लिए है तो क्या मतलब क्या है इनका? देखो, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को, तीनों साइड्स को ये बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए आखिर में जो नंबर लिखे हैं 5 लिखा है ना, तो बाकी सबसे 5 बड़ा है ना, ऐसे 41 बाकी सबसे बड़ा है, 13 बाकी सबसे बड़ा है। ठीक है, आखिरी नंबर बाकी सबसे बड़ा है। यानी अगर आपको ये पता पड़ जाता है कि भैया कि इस, यानी आखिरी जो नंबर आपको दिख रहे हैं सभी में, ये किसको बता रहे हैं? कर्ण को। ये किसको बता रहे हैं दोस्तों? कर्ण को, हाइपोटेन्यूज को। सही है, ठीक है, कर्ण को बता रहे हैं। यानी मान लो कि यहां पर मैंने 5 कर्ण हो गया और यहां पर मैंने 3 आधार लिख दिया, तो आपको याद होना चाहिए 5, 3, 4 का ट्रिपलेट है, 5 और 3 आ गया, यानी तीसरी भुजा 100% 4 है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मान लो मैंने जो है यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 12, तो सर 5 और 12 मिल गया है, 5 12 के साथ 13 का पेयर बनता है और 13 कर्ण की जगह आना चाहिए, कर्ण की जगह ही खाली है, यानी यहां 13 आएगा। यानी पाइथागोरस पर में नहीं लगाना पड़ेगी। आप कुछ कहेंगे सर हम तो लगा देंगे, इससे इतना कौन ध्यान रखे, पाइथागोरस लगा देंगे? नहीं, ये आपको ऐसी जगह मदद करेंगे जहां दिमाग काम करना बंद कर देगा। समझते हैं कैसे? देखो, घर पर क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात होती है, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है उसको झेलना अलग बात होती है। इसलिए मैथ्स को विशेषकर वैसा पढ़ना है कि एग्जाम हॉल में बैठो तो सुकून महसूस करो। समझ रहे हो? ठीक है, अब ये जो ट्रिपलेट है इनको लिख लीजिए। एक बात और, मैं क्वेश्चंस मैं अभी 1-2 क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ट्रिपलेट है ये भुजाओं की लंबाई नहीं है, ये उनका अनुपात बता रहा है। अनुपात मतलब क्या? जैसे अभी हमने लिखा था क्या, 3, 4, 5, यानी अगर 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 लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस में अनुपात 3:4 है तो कर्ण को लिखा जा सकता है अनुपात 5 कर। मतलब क्या सर, क्या 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 बता दिया? देखो सुनो, मैंने लिखा यहां 15, यहां लिखा 20। ठीक है, इसका मान 15 है, इसका मान 20 है। तो देखो, लंब 15, लंब कितना है 15, आधार कितना है 20। अगर हम इनमें अनुपात निकालें तो 3:4 आएगा ना, 3:4 आएगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इनका अनुपात 3:4 आ रहा है, तो यहां पर जो अगला अनुपात है 5 होना चाहिए ना, क्योंकि आप एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हो। अगर लंब और आधार का अनुपात 3:4 है तो अगला 5 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, 3 = 15 है, 3 = 15 है, 4 = 20 है, तो 5 = 25 ही तो होगा। यानी कि जो तीसरी भुजा है वो कितनी आएगी? 25। ठीक है, कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अरे क्या पूछा गया था? ये जो लिखा है ना, यही पूछा था। बस वहां पे कुछ इस तरह से उन्होंने ट्राइंगल को दिया था, या शायद सीधा ही दिया था जैसा मैंने अभी बनाया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने दे दिया क्या, इस तरह से भुजा लिख दी 15, 20 और 25। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना, कुछ भी नहीं दिया है। अगर हम देखें तो इन भुजाओं में जो अनुपात है वो 3, 4, 5 का आ रहा है ना। अनुपात निकालना आता है ना, 3, 4, 5 का आएगा ना, 5 से भाग चला जाएगा सब में, 3, 4, 5 का अनुपात आ जाएगा। अगर 3, 4, 5 का अनुपात आ गया है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, क्योंकि वो ट्रिपलेट किसको बताते हैं? रेशो को। मतलब कई बार 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाई मीटर सेंटीमीटर में ही दे दी जाती है, लेकिन कई बार रेशो से हमें ट्रिपलेट को समझना पड़ता है। तो चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का कैसे आएगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, मुझे बताओ इसका आधार क्या है? अरे सर,
आधार ऊंचाई का मतलब क्या है, आधार ऊंचाई मतलब लंब, यानी कर्ण को छोड़ना है। कर्ण क्या सर, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही तो कर्ण होगी ना, यानी 15 और 20 का गुणा करना, यही इसके आधार और ऊंचाई है। यानी 2 से जाएगा 10 बार में और 150 आपका आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वरना क्या करेंगे, हम सोचेंगे स्केलिन ट्राइंगल विषम बाहु लगा दें या कुछ लगा दें। आप भले चाहे कुछ करते रहो, लेकिन एक बार शकल देखकर तो समझ जाओ कि एग्जामिनर चाहता है कि भैया आपको पता हो, 15, 20, 25 देखकर ही आप समझ जाओ कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ओके। अब हम एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर हम, अब चूंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ट्रिपलेट से संबंधित एक दो क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसा एक क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। ओके, तो आपको दिख पा रहा है कि आपके पास एक समद्विबाहु, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके शीर्ष से आधार तक, ये इसका वर्टेक्स हुआ, इसके बेस तक हमने 8 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर खींच दिया। क्योंकि ये लंब है, शीर्ष लंब है, तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सही है। और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है, एक, अरे बताओ भाई क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आसाम से बात करते हैं। उसने आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें ये शीर्ष लंब दिया है, यही जानकारी है ना। एक जानकारी और है, वो है इसका परिमाप। परिमाप कितना है, परिमाप कितना है, 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, सही है। यानी अगर मैं इसको ABC मान लूं तो AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, इनका योग 64 आना चाहिए। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज को अभी आप पढ़ने वाले हो आगे आइसोसेलेस को, लेकिन चूंकि मैं ट्रिपलेट को थोड़ी अहमियत बता देता हूं आपको क्यों जरूरी है। देखो, ये शीर्ष लंब है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है ना, अल्टीट्यूड जो होता है, ऊंचाई जो होती है, ध्यान रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, जैसे आपने ऊंचाई खींची तो वो सामने वाली भुजा यानी इनको बराबर दो हिस्से करती है, यानी समद्विभाजक का काम करती है। ये दोनों क्या है, बराबर हिस्से में टूट जाएंगे। अब थोड़ा सा सोचिए, आप क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, इस तरफ का हिस्सा। क्या आपको जो, अगर मैं इसको D मान लूं तो ये जो आपको ADC दिख रहा है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है ना। ठीक है, तो मुझे बताइए समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो कितना दिख रहा है, 8। क्यों ना एक तुक्का लगाया जाए, ट्रिपलेट हमने याद किया था सर, 8, 15, 17, एक तुक्का लगा के देखते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है। सर ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका लंब है 8, यानी सर कर्ण सबसे बड़ी भुजा वो 17 होगी, यानी सर जो आधार है वो क्या होगा, 15 होगा। कोई दिक्कत, एक तुक्का लगा रहे हैं हम, क्योंकि 8 लंब है तो 15, 17 हो सकते हैं ना कि आधार और कर्ण 15 और 17 हो। ठीक है, मुझे बताइए, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा ये 17 है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती समद्विबाहु में, ये 17 है तो ये भी 17 होगी। और चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई, जो शीर्षलंब मतलब ऊंचाई और जो शीर्षलंब में अल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो इसके दो बराबर भाग करता है। यानी D से C तक 15 है तो B से D तक भी 15 होगा। इसका मतलब है कि BC जो नीचे की भुजा है, आधार है, वो 15-15 मिलाकर 30 हो जाएगी ना। अब जरा ये कंफर्म कर लीजिए कि जो क्वेश्चन ने परिमाप दिया है वो अपना भी आ पा रहा है क्या, आ तो पा रहा है। 17, एक भुजा हो गई 17, एक भुजा हो गई 17, 34 हो गई, और एक तीसरी भुजा हो गई 30। अरे 34 और 30 64 हो तो गया 64। यानी मतलब क्या है, हमने जो कुछ भी बनाया वो एकदम सही है। क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, अरे भाई हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करो, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार कितना दिख रहा है 30, ऊंचाई कितनी दिख रही है 8, 2 से 30 जाएगा 15 बार में, 15 का 8 में गुणा 120, 120। यानी इस तरह से आपका 120 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में आपको दिख पा रहा होगा। सही है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, अगर आपको कहीं जाना ना हो तो। अगला क्वेश्चन, चूंकि इसमें डायग्राम होना चाहिए था लेकिन आपको अभी डायग्राम दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लिखा है कि एक ट्राइंगल है, इसको समझ सकते हैं, मैं बना दूंगा डायग्राम। लिखा है
एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी 17 है, बी सी 12 है और ए सी 241 है, लेकिन अंडर रूट में। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे फिर से एक ट्राइंगल बना रहा हूं। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैंने ऐसे नाम दे दिए, मान लो ए बी सी। ठीक है, ये वो डायग्राम है। ए बी कितना दिया है हमें? ए बी दिया है दोस्तों कितना? 17। और हमें जो बी सी दिया है वो कितना दिया है दोस्तों? 12। और जो हमें ए सी दिया है दोस्तों वो कितना है? अंडर रूट 241। ठीक है, हमें एक और बात दे रहा है कि जो एडी है, एडी है वो परपेंडिकुलर यानी लंब है किस पर? बीसी पर। अब देखो ये क्या है, ये यहां पर लंब है किस पर? बीसी पर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो बीसी का मान कितना था? 12। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको डी पॉइंट दे दिया। देखो उसने समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बोला है ना, तो अब बी डी बराबर डी सी मत कर देना। ये सा केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है कि जो शीर्षलंब खींचते हैं हम, ऊंचाई जो खींचते हैं हम शीर्ष से, तो वो जहां खींचती है वो माध्यिका का काम करती है, मीडियन का काम करती है, वो बराबर दो भाग कर देती है सामने वाली भुजा के। लेकिन चूंकि यहां उसने नहीं बोला है कि समद्विबाहु है, इसलिए बी डी बराबर डी सी नहीं होंगे। ठीक है, एक चीज पता, मतलब ये सारी बातें हमें जो है क्वेश्चन ने दी है। चलिए निकालना क्या है? निकालना है हमें त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, यानी दोस्तों हमें इसका जो है एरिया निकालना है। सही है, चलिए निकालते हैं, लगाते हैं तुक्का। मुझे बताइए आप ना इसको मत देखिए, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, दो हिस्से दिख रहे हैं, तो ये वाला भूल जाइए, आपको देखना है सिर्फ इसको। ठीक है, मैं रेड पेन से उससे कर देता हूं, आपको देखना है सिर्फ इसको। देख पा रहे हो आप? ठीक है सर, देख पा रहे हैं, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए, ये एक ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाली जो रेखा है ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अगर आप इसको देखेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो रेड किया है ये भी तो समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज है। सर समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण 17 दिया है। अरे सर कर्ण 17 दिया है, कर्ण 17 दिया है, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट फिर से याद आता है हमें। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट फिर से याद आता है। सर 17 क्या है? कर्ण है। 17 क्या है? कर्ण है। और कुछ इसमें ऊंचाई का भी मान दिया है क्या? नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो 17 क्या है? कर्ण है। यानी इसका मतलब यह है कि इसकी लंबाई और जो इसका आधार है वो 8 और 15 होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है मुझे 8 यहीं रखना पड़ेगा, मैं यहां 15 नहीं रख सकता आधार में। क्यों? क्योंकि टोटली बी से सी तक 12 है, तो मैं यहां 15 क्यों रखूंगा? मैं यहां 8 रखूंगा, यानी तीसरी भुजा 15 यहां पहुंच जाएगी। ये क्लियर नहीं है कि लंब 8 होगा या आधार 8 होगा। 8 और 15 में से कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है, ये आपको सिचुएशन के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो 8 क्या हो गया आपका? आधार, 17 हो गया कर्ण, और लंब हो गया 15। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 12। अगर बी से डी तक 8 है तो डी से सी तक 4 होगा ना। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ये तो नहीं इतना, पर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लग सकता है कठिन, लेकिन बात को समझो, जो मैंने बात सिखाई है उसको मजबूत बनाने के लिए कुछ मुझे बीच में उदाहरण ऐसे लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो बी से डी तक 8 हमने माना है, तो डी से सी तक 4 होगा। अभी सिर्फ मान ही रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। ओके, अब मुझे बताइए कि अब आपको ये जो ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल दिखेगा, देखो ये रेखा गई, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वाला यानी ए डी सी। अरे भाई ए डी सी को जब आप देखते हैं तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिसमें ए डी का मान तो 15 आपने मान लिया है और डी सी का मान 4 मान लिया है, लेकिन ए सी का मान क्वेश्चन ने दिया है। तो प्रूफ करके देखो, क्या ये 241 15 और 4 से आ रहा है? अंडर रूट 241 15 और 4 से आ रहा है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है भाई साहब? कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनस का वर्ग। कर्ण क्या है यहां पर? एसी। एसी का मान अंडर रूट 241 आपके पास आ रहा है क्या? पाइथागोरस होता है कर्ण का वर्ग एसी, चूंकि इस त्रिभुज पे बात कर रहे हैं हम एडीसी पे, है ना। कर्ण का वर्ग एसी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी 15 का स्क्वायर, और आधार का वर्ग डीसी यानी 4 का स्क्वायर। सही है, कर्ण यानी एसी 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 16, 225 और 16 कितना होगा? 241। मुझे बताओ एसी स्क्वायर बराबर 241 है, तो एसी बराबर अंडर रूट 241 आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा ना। यानी सर आपने जो कुछ भी वैल्यू रखी थी ट्रिपलेट का अंदाजा लगाकर वो एकदम सही थी। अब क्या निकालना चाहते हो सर? हमें निकालना है क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ADC का। त्रिभुज ADC का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसानी से आ सकता है। आप सर फॉर्मूला रख दीजिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ADC में आधार 4 है, ऊंचाई 15 है, तो आधार 4 ऊंचाई 15, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी ये इसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया है कितना? 30। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको जो चीजें आपको पता होना चाहिए सिर्फ उनको आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करना है। क्या आपको ये जो आखिर के 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे हुए हैं इन्होंने परेशान तो नहीं किया है? क्या ट्रिपलेट वाली बात समझ में आ गई है आपको? मेरा काम है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब करा दूंगा। ठीक है, याद करा दूंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा था। अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो वो दीजिए, क्योंकि मैं आपकी मैथ्स में बहुत मदद कर सकता हूं और करना चाहता हूं। ठीक है, ओके।